Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 के और कक्षा 9 से लेकर 12 तक के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं 2 तारीख से, 2 दिसंबर से। तो यहाँ 10वीं का जो पेपर है, 10वीं के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है मैं बच्चों के लिए लाया हूँ। और बच्चे अगर इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ठीक से समझेंगे, इनकी अवधारणाओं को ठीक से समझ पाएंगे, तो जो 6 मई के एग्जाम होने हैं उसमें उनको गणित के पेपर में बहुत ही लाभ होने वाला है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करते हैं और उनकी क्या क्या अवधारणाएँ होती हैं। इनसे आपको काफ़ी मदद यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। पहला रहता है सही विकल्प, जिसमें 4 उत्तर में से सही उत्तर अपन को छांटना होता है। फिर रहता है सही जोड़ी बनानी पड़ती हैं। फिर रहते हैं खाली स्थान, कभी कभी खाली स्थान में भरने वाली चीज़ें साइड में दी जाती हैं और कभी कभी नहीं दी जाती हैं। फिर आते हैं एक शब्द वाले उत्तर, एक वाक्य वाले उत्तर। हो सकता है उनका आंसर एक शब्द में पूछा दिया जा सके और एक वाक्य में भी आंसर हो सकता है। फिर आते हैं सत्य वाले, जिनमें अपन को कथन को छांटना पड़ता है कि कौन सा कथन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स सही है और कौन सा असत्य है, ये अपन को छांटना होता है। इस प्रकार से 5 प्रकार के वस्तुनिष्ठ यहाँ पे प्रश्न आते हैं जिनको अपन लोग कर पाते हैं। चलिए अपन देखते हैं बारी बारी से। तो बच्चों ध्यान से देखना इनको। मैं आपको पूरी अवधारणाओं के साथ इन प्रश्नों को बताऊंगा सॉल्व करना, जो आपको पेपर में मदद करेगा। हो सकता है प्रश्न ऐसा नहीं आए, लेकिन इस जैसा कोई दूसरा प्रश्न आ जाएगा तो वो आपको यहाँ सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए सीखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से अपन लोग गणित के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और उनके ऑब्जेक्ट टाइप, उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आता है, इसमें लिखा हुआ कि 96 और 404 का SCF होगा। तो SCF का मीनिंग पहले समझ जाइए कि SCF का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फैक्टर जो दोनों को काट सके, इन दोनों को काट सके और वो छोटे से छोटा होना चाहिए। इस तरह से अपन लोग इसको अगर समझें तो ये बात यहाँ पे आती है। अगर अपन को इसको फैक्टराइजेशन वाली मेथड से यहाँ पे करते हैं, अपन लोग गुणनखंड वाली विधि से यहाँ करते हैं, देखते हैं, तो इनके अपन को 96 के फैक्टर किए जाएंगे और 404 के फैक्टर किए जाएंगे। तो 96 के फैक्टर अपन लोगों ने लिखी है, तो ये देखो कितने आ गए हैं, 2 पे घात 5 गुणित 3। और 404 के फैक्टर किए तो 2 पे घात 2 गुणित 101। तो इसकी जब डेफिनेशन देखी जाती है SCF की, तो वो ये कहता है कि इसके जो कॉमन गुणनखंड रहते हैं, उन कॉमन गुणनखंडों में सबसे कम घात वाला मल्टीपल, तो कॉमन गुणनखंड ये दोनों हैं और इसमें कम घात वाला मल्टीपल कौन है, ये 2 पे घात 2 है। तो ये 2 पे घात 2 यानी कितना हो जाएगा, 4। तो SCF इस सवाल का जो आंसर है पहले का, वो B नंबर का होगा 4। ओके, नेक्स्ट अगला देखते हैं अपन लोग दूसरा वाला। यहाँ पे देखते हैं कि यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि मूलों का जो गुणनफल रहता है वो c/a होता है इस बहुपद के हिसाब से। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो ये दूसरे वाले प्रश्न का ए नंबर का आंसर सही होगा, c/a। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न। यहाँ पर देख लेते हैं अपन लोग तीसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें लिखा हुआ कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो रेखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा वाला a2x + b2y + c2 = 0 का कौन सा हल होगा। तो ये जो शर्त लिखी हुई है, पहली वाली शर्त, शुरू वाले जो रेशियो हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं और उनका एक हल निकलता है, एक यूनिक हल निकलता है, यानी कि ए नंबर का सही होगा, एक अद्वितीय हल होगा इस कंडीशन में। चौथा प्रश्न आता है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 की मूल समान हो तो समीकरण का विभक्तिकर क्या होता है। देखिए, जब मूल समान होते हैं तो विभक्तिकर का मान 0 आता है और विभक्तिकर d = b² - 4ac, इसकी वैल्यू 0 आती है। तो निश्चित है कि चौथे वाले प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा, 0। चलिए पांचवा प्रश्न अपन लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये एक समांतर श्रेणी से आया है, AP से आया है। तो -3 -1/2 इस तरह से ये सीरीज दी गई है और ये 11वां पद इसका अपन को पता करना है। तो 11वें पद के लिए फार्मूला अपन क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो अपन देख सकते हैं T11 = a + 10d है ना। यहाँ n-1 होगा ना, यानी 11 यानी 10 आएगा। तो T11 = a + 10d। तो a की वैल्यू कितनी है, -3 दिख रही है यहाँ पर अपन को, और d की वैल्यू क्या है, माइनस, सर्वांतर कितना है, घटा के देख लीजिए। ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, +3 में से 1/2 जाएगा तो 2.5 बचेगा, यहाँ पर 5/2 बचेगा। तो जब इसका सॉल्व करेंगे तो ये 2 पंजे 10 हो जाएगा, 25 और 25 में से ये 3 गया तो 22 सॉरी। तो यहाँ 5वें प्रश्न का उत्तर B नंबर का 22 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि 2 समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 9/9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब समरूप त्रिभुजों की बात की जाती है तो उनकी साइड, उनकी भुजाओं में और उनके क्षेत्रफलों में ये इस तरह का संबंध रहता है कि उनका क्षेत्रफलों का जो अनुपात रहता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर रहता है।
तो निश्चित है यहाँ पर 9/4 दिया गया है, तो 9/4 पे अपन को वर्ग लगाना पड़ेगा क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए। तो 9/4 का वर्ग करने के 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, 9 9 81 और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, यानी कि 81/16 इसका आंसर होना चाहिए। तो छठे प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होगा, 81/16। चलिए अब देखते हैं अपन लोग यहाँ खाली स्थान आ जाते हैं, और खाली स्थान में यहाँ पर साइड में आंसर भी भरने के लिए उनमें से दिए गए हैं कि उनमें से क्या भरा होगा, और नहीं भी नहीं दिया होता तब भी अपन को ये अपने माइंड से करना होता है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ 3√2 1। अब यहाँ अंडरवुड वाली जब संख्या कोई भी आ जाती है तो निश्चित है कि वो अपरिमित संख्या को फॉलो करती है, अपरिमित संख्या के क्षेत्र में आती है। जब भी अंडरवुड वाला कोई पार्ट यहाँ पे आता है तो निश्चित समझ जाइए कि वो एक अपरिमित संख्या की ओर इंगित करता है अपन को। तो यहाँ पे अपरिमित संख्या भरा होगा, और ऑप्शन भी दे रखे हैं इन दोनों में से क्या भरा होगा, तो अपरिमित यहाँ पे भरा होगा। दूसरा है घात 1 वाले बहुपद। तो अपन जानते हैं कि घात 1 वाले जो बहुपद होते हैं वो रेखिक होते हैं, तो यहाँ रेखिक भरा होगा, रेखिक बहुपद कहलाते हैं, है ना। पर तीसरा वाला यहाँ पे प्रश्न है, उसमें लिखा हुआ है x - 2y = k में यदि x 2 है और y का मान ऋण 1 है तो k का मान कितना होगा। तो यहाँ अपन लोग x का मान 2 रख दीजिए, y का मान ऋण 1 रख दीजिए, रख दिया, सॉल्व किया तो k का मान यहाँ पर 4 आया, तो यहाँ पर 4 भरा होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन लोग। अगला प्रश्न का चौथा वाला, इसमें लिखा है रेखिक बहुपद ax + b का शून्य। तो जब भी किसी का शून्य निकालना पड़ता है, किसी भी बहुपद का शून्य निकालते हैं तो उसको 0 के बराबर रख दीजिए, और 0 के बराबर जब ax + b = 0 रखेंगे तो ax का मान -b आ जाएगा और x का मान -b/a आ जाएगा। तो ये चौथे प्रश्न का जो यहाँ खाली स्थान में बनने वाली जो शून्यक है वो -b/a आ जाएगा। और साइड में भी ये लिखा हुआ है, इन्हीं में से छांट के लिखना है, लेकिन कौन सा आएगा वो अपन को थोड़ा सा सॉल्व करके देखना होगा। पांचवा, यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो B को A और C का क्या बोलते हैं। तो ये लिखने का प्रोसेस भी होता है। तो समांतर श्रेणी में जब होती है तो बीच वाला पार्ट आजू बाजू वाले पार्ट को जोड़कर 2 का भाग देने पर बनता है। और ये पोजीशन कैसी है, ये एक तरह से समांतर माध्य की पोजीशन यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे समांतर माध्य भरा होगा कहते हैं, है ना। खाली स्थान में समांतर माध्य यहाँ पे आएगा। छठवां प्रश्न जो है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। तो यहाँ पर समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तभी वो समरूप होते हैं। कि वो समरूप त्रिभुजों के लिए एक कंडीशन रहती है कि उनका रूप सेम होना चाहिए, भले माप एक सी ना हो लेकिन उनकी शकल जो है वो एक सी होनी चाहिए। तो संगत कोण बराबर होते हैं, ऐसी कंडीशन है वो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ बराबर भरा होगा। अब यहाँ पे सही जोड़ियाँ आती हैं, सही जोड़ी में अपन देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ सही जोड़ी मिला के देखते हैं मतलब सही जोड़ी कैसे बनेगी यहाँ पर। तो पहला आता है 9 और 27 का, 9 और 27 का एचसीएफ क्या होगा। तो 9 और 27 का एचसीएफ वाली बात वही आती है कि 9 और 27 में किसका भाग दें, से दोनों कट जाए तो यहाँ पे 9 ही आएगा। देख सकते हैं अपन लोग 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 27, तो यहाँ 9 आएगा। तो इसका जो पहले वाले का जो उत्तर है वो यहाँ बी से मैच करेगा, मतलब 9। त्रिघात बहुपद की घात, यहाँ पे त्रिघात मतलब 3 घात वाला बहुपद कौन सा है, तो अपन देख सकते हैं त्रिघात बहुपद की घात 3 होगी निश्चित है, यहाँ पे इससे डी नंबर से मैच करेगा। x + 2y + 3 = 0 में यदि x = 0 रखेंगे, x का मान जब 0 रख देंगे तो y का मान कितना आएगा, ऋण के 3/2 आएगा। तो ये ऋण के 3/2 ई से मैच करेगा ये वाला। द्विघात समीकरण का व्यक्तिकर क्या होगा, तो द्विघात समीकरण व्यक्तिकर अपन लोग निकालेंगे तो यहाँ पे b² - 4ac लिखेंगे, तो -3 आएंगे, तो ये f नंबर का होगा इसका -3। समांतर श्रेणी का n पद निकालते हैं तो ये सूत्र होता है a + n - 1 × d, तो ये वाला होगा निश्चित है, जी नंबर का मिलेगा, इससे मैच करेगा। और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि छोटे बड़े साइज के हो सकते हैं वो, लेकिन शकल एक सी रहती है। तो ये H से मिलेगा, H नंबर से मिलेगा छठवा वाला, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इस तरह से ये सही जोड़ी यहाँ पर लोग मैच करेंगे। फिर आते हैं ये एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मतलब मूल कैसे होंगे। तो सिंपल सी बात है, जब विभक्तिकर धनात्मक होता है तो मूल वास्तविक भी रहते हैं और अलग अलग भी आते हैं, यानी कि वास्तविक और भिन्न भिन्न उसके मूल होंगे। ये इसका पहले वाले का आंसर होगा। फिर दूसरा प्रश्न है 5, 10, 15 के 8 पदों का योग कितना होता है। तो अपन देख सकते हैं कि 8 पदों का योग अपन को निकालना है, तो योगजाल वाला जो फार्मूला होता है समांतर श्रेणी में वो अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये सूत्र लगा दिया अपन ने, n/2 2a + n - 1 × d। यहाँ पे जो n का मान है वो 8 है और ये 2a का मान 5 है दिख रहा है अपन को, और सार्वधातर यहाँ पे 5 है, तो ये 7 × 5 तो ये 35 और 10 45 हो जाएंगे, और 45 चौके 180। तो यहाँ पे जो 8 पदों का योगफल आएगा वो 180 आएगा। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर 180 होगा।
तीसरा वाला प्रश्न उसमें लिखा है क्या भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग उसे चेक कर लेते हैं इसे पाइथागोरस प्रमेय क्या लग रही है। अगर पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगती है तो निश्चित है ये समकोण निर्मित कर सकती हैं ये भुजाएं। तो अपन चेक करते हैं। तो 6 का वर्ग कर लिया, 8 का वर्ग कर लिया, 10 का वर्ग कर लिया। देखो फॉलो हो रहा है यहाँ पर 6 का वर्ग 8 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना 36 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 64 और 36 100 हो जाएंगे, और 100 होता है 10 का वर्ग। तो यहाँ ये बात यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे फॉलो हो रही है, पाइथागोरस प्रमेय लग रही है इन भुजाओं में। इसका मतलब ये समकोण निर्मित करेंगी। तो तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर होगा हाँ। चौथा वाला प्रश्न है आधारभूत अनुपातता प्रमेय का कथन क्या होता है। इसका कथन अपन लोग मैथमेटिकल जब लैंग्वेज में लिखते हैं तो बहुत बड़ा कथन यहाँ पर रहता है, और मैथमेटिकल अगर अपन लोग लिखें तो यहाँ साफ साफ दिख जाता है कि यदि त्रिभुज ABC में BC और DE समांतर भुजाएं हैं, मतलब BC के समांतर DE है, तो यहाँ पे AD बटे DB और AE बटे EC ये अपन लोग यहाँ पे इनका रेशियो समान हो जाता है। और कैसे भी कहते हैं, अगर कोई दूसरी भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाती है तो वो जिस अनुपात में एक भुजा को काटती है उसी अनुपात में दूसरी सामने वाली भुजा को भी उसी अनुपात में वो काटती है। इस तरह से ये आधारभूत अनुपातता प्रमेय होती है। इसे थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट होगा त्रिभुज ABC में DE समांतर अगर एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर एक लाइन खींची जाए त्रिभुज ABC में, तो वो जो लाइन खींचते हैं वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये बात यहाँ पे आधारभूत अनुपातता प्रमेय अपन को बताती है, थेल्स प्रमेय अपन को बताती है। उसका मैथमेटिकली इस तरह से अपन लोग लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है A23 और B45 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, जब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना होता है तो सिंपल सी बात रहता है कि x वाले मानों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए और y वाले मानों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए। तो इससे मध्य बिंदु के निर्देशांक बन जाते हैं। जैसे अपन देख सकते हैं 2 और 4 को जोड़ेंगे, 2 और 4 बटे 2, 3 और 5 बटे 2, तो ये आ जाएंगे आपके। 6 में 2 का भाग देंगे 3 आएगा, और ये 8 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो इस तरह से इस वाले का जो मध्य बिंदु निकालना था निर्देशांक वो 3 और 4 आएंगे, मतलब 3-4 बिंदु बनेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला वाला। छठवां वाला प्रश्न ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक अगर ये दिए गए हैं तो उसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। तो जब भी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए जाते हैं तो x वाले मानों को जोड़कर 3 का भाग दे दीजिए, और y वाले जो मान है उनको जोड़कर y निर्देशांक वाले जो मान है उनको जोड़कर 3 का भाग दे दीजिए। तो उससे केंद्रक का मान निकल आता है। जैसे 3, 1 और ऋण 4 इनको जोड़कर 3 का भाग दे देंगे, और y वाले 2, ऋण 4 और 4 इनको जोड़कर 3 का भाग दे देंगे। तो ये 0, 2/3 ये आ जाएगा। तो छठे प्रश्न का जो केंद्रक का जो निर्देशांक है वो 0,2/3 आएगा। चलिए अब आते हैं 70 वाले प्रश्न आते हैं। तो 70 में अपन जानते हैं कि स्टेटमेंट अपन को चेक करना होता है कि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स वो सही है कि गलत है। सही है तो वो सत्य होगा और गलत है तो वो असत्य होगा। तो देख लेते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये फार्मूला भी होता है कि AB का HCF इंटू LCM AB का बराबर A इंटू B। तो निश्चित है ये बात सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है तो पहला ये सत्य होगा। फिर यहाँ पे आता है AX² + B बराबर 0। तो ये पूरा मतलब द्विघात समीकरण तो नहीं है, लेकिन दो घात होने की वजह से और आगे की वैल्यू 0 ना होने की वजह से ये द्विघात समीकरण को फॉलो करता है, इसलिए ये वाली बात भी सत्य है। दूसरा प्रश्न भी यहाँ पे ये वाला सत्य है। तीसरा, यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, सही बात है। अगर समान कोणिक दो त्रिभुज रहते हैं तो उन संगत कोण बराबर रहते हैं उस कंडीशन में, तो उसे अपन लोग समरूप वाली कंडीशन में फॉलो करते हैं। तो यह तीसरा प्रश्न भी यहाँ पे सही होगा। चौथा वाला, किसी बिंदु की कोटि 0 है और भुज 3 है तब वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा। सही बात है। जब कोटि 0 होती है तो वो वाई अक्ष पर स्थित, यहाँ पे देख सकते हैं किसी बिंदु की कोटि 0 है और भुज 3 है, तो अपन देख सकते हैं कि कोटि अगर 0 रहती है तो वो एक्स पर रहता है, और अगर भुज 0 रहता है तो वो वाई अक्ष पर रहता है। कोटि 0 होने की वजह से ये कहाँ पर होगा, एक्स अक्ष पर स्थित होगा। तो सही कह रहे हैं ये बात, ये लाइन सही है कि ये बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि बिंदु इस तरह का बनेगा 3,0 इस तरह। पांचवा है, यदि किसी बिंदु Q के निर्देशांक 2, 5 हैं तो Q को कोटि कहते हैं। तो यहाँ देखो x यहाँ भुज है, जबकि ये कह रहे हैं कि 2 Q की कोटि है, तो गलत कह रहे हैं यहाँ पर। ये स्टेटमेंट गलत साबित हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि 2 यहाँ पर क्या भुज है और ये कह रहे हैं कोटि है, तो ये गलत है स्टेटमेंट, पांचवा असत्य है। फिर छठवा आता है कि बिंदु ऋण 8, 6 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि ये जो जब अपन चित्र बनाते हैं x निर्देशांक y निर्देशांक, तो ये वाला जो पार्ट है इस वाले द्वितीय वाले इलाके में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। तो ये बात भी ये सही कह रहे हैं। छठवां प्रश्न भी यहाँ पे सही है। तो बच्चों अपन लोगों ने देखा यहाँ पर कि इस तरह से अगर अपन इसका एक बार रिवीजन करते हैं तो अपन को बहुत सारी बातें यहाँ पे गणित से संबंधित मिल जाती हैं, और अपन को पेपर जो छमाही का एग्ज़ाम होना है उस एग्ज़ाम में
आपको मदद मिल सकती है बच्चों। तो निश्चित आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, इसमें पेपर को शेयर करें जिससे उनको भी इस तरह से सॉल्व करने में उनको आसानी हो, उनकी अवधारणाओं को समझ सकें और अच्छे से अच्छा उनका पेपर जाए। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर देखें। धन्यवाद साथियों।